हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम प्लांट्स हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ऑक्सिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ग्रो करवाना। यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट्स के एपिकल मेरिस्टेम में या यंग्स लीव में या डेवलपिंग फ्रूट्स और सीड्स में मौजूद होता है। और इसका मेन काम ये होता है कि प्लांट्स की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फ्रूट्स की डेवलपमेंट में, उनकी जो वेस्कुलर टिश्यूज़ की डिफ्रेंसिएशन होती है उनमें बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहला हार्मोन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये वाहिद ऐसा इसकी टाइप है जो हमें सबसे पहले प्लांट्स की बॉडी के अंदर मिला था। और ये ऑक्सीजन पहला हार्मोन है जो प्लांट की बॉडी के अंदर हमें मिला था। इसके अलावा हमने जो चार्ल्स डार्विन थे या बेंसन और जेंसन थे, उनके एक्सपेरिमेंट्स को भी स्टडी किया और हमने देखा कि उन्होंने किस तरह ऑक्सीजन की डिस्कवरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इस वीडियो में ना हमने बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, एक है टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनता क्या है और उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या है। तो सबसे पहले ना हम यूजेस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें यूजेस समझ आ जाते हैं ना, तो फिर केमिकल स्ट्रक्चर्स भी पढ़ना आसान हो जाएगा और इसकी टाइप्स भी पढ़ना आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे मेन और प्रोमिनेंट यूज़ जो ऑक्सीजन का है वो ये है कि ये सेल इलोंगेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसका मेन क्या क्या है, डेवलपमेंट है और ग्रोथ है। तो ग्रोथ तभी होगी जब सेल डिवाइड होने के साथ साथ इलोंगेट भी होंगे। देखिए मिसाल के तौर पे ये प्राइमरी ग्रोथ, हमने ये प्लांट बनवाना है, ये पूरा पौधा बनवाना है। ये मिसाल के तौर पे पहले स्टेम था, अब ये स्टेम ना, ये मिसाल के तौर पे इनमें छोटे छोटे सेल्स थे स्टेम के अंदर। अब अगर ये सेल आगे इतने लंबे लंबे हो जाएंगे, इलोंगेट होंगे, इलोंगेट होने के बाद क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी और वो आहिस्ता 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 पूरे पौधे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सेल की इलोंगेशन होती है वो मेन काम ऑक्सीजन का होता है। इसके अलावा इसका दूसरा मेन काम है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, मिसाल के तौर पे ये पौधा है हमारे पास, इसकी जो ये टिप होती है ना, ऑक्सीजन इसकी टिप के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी टिप को ग्रो करवाता रहता है, करवाता रहता है, करवाता रहता है और एज अ रिजल्ट प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती रहती है। एक होती है एपिकल डोमिनेंस और एक होती है लेटरल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि प्लांट लंबाई में ऊपर जाए और लेटरल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि प्लांट चौड़ाई में जाए, यानी उसकी टहनियाँ आगे बढ़ें और उसकी जो ग्रोथ होती है, लकड़ी होती है, वो आगे बढ़े। तो ये जो एपिकल डोमिनेंस होती है ना, ये ऑक्सीजन करवाती है। जब एपिकल डोमिनेंस हो रही होती है तो लेटरल डोमिनेंस नहीं होती है, यानी प्लांट सिर्फ लंबाई में बढ़ता रहता है, चौड़ाई में नहीं बढ़ता। जब एपिकल डोमिनेंस स्टॉप हो जाती है उसके बाद लेटरल डोमिनेंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये काम भी ऑक्सीजन का है कि पहले एपिकल डोमिनेंस करवाना और एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाए तो उसके बाद लेटरल डोमिनेंस की तरफ जाना। लेटरल डोमिनेंस में इसके साथ साइटोकाइंस और जिब्रेलिन्स जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा रोल है इसका फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट में। देखिए जो फ्रूट बन रहा होता है ना, मिसाल के तौर पे ये दरख्त है, यहाँ पे पहले फ्रूट बनना है, तो फ्रूट बनने से पहले फूल बनता है, फिर वो जो फूल बनता है आहिस्ता 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 वो ग्रो करता रहता है, उसकी रिपाइनिंग होती है और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो प्रॉपर फ्रूट बनता है ना, वो जो फ्रूट की डेवलपमेंट होती है वो भी ऑक्सीजन की वजह से ही होती है। और उसके अंदर जो सीड बनता है, फिर उस सीड की जो डेवलपमेंट होती है, उस सीड से पूरा का पूरा प्लांट बनता है, वो भी ऑक्सीजन की वजह से ही बनता है। तीसरा यूज़ ये है कि इट स्टिमुलेट्स वास्कुलर डिफरेंशिएशन। वास्कुलर टिश्यूज़ आपको पता है जाइलम और फ्लेम को कहते हैं। जाइलम और फ्लेम बेसिकली दरख्त की लकड़ी होती है। ये मिसाल के तौर पे दरख्त की लकड़ी है, तो ये आधा जाइलम से मिलकर बना होता है और आधा ये फ्लेम से मिलकर बनी हुई होती है। अब जो फ्लेम होता है ना, उनके अंदर सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, आपको पता है। तो अब ये वाला पोर्शन जाइलम बनेगा या ये वाला पोर्शन फ्लेम बनेगा, हमें कैसे पता लगेगा, ये डिसाइड करेगा ऑक्सीजन। जहाँ पे फ्लेम बनाना होगा वहाँ पर कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स बनवा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो फ्लेम बन जाएगा और वो फिर फूड की ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे जाइलम बनवाना हुआ, उस ट्यूब को खाली छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद वो जाइलम में कन्वर्ट हो जाएगी और वो फिर वाटर की ट्रांसपोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये जो वास्कुलर टिश्यूज़ की डिफ्रेंसिएशन है, ये भी ऑक्सीजन का मेन काम है। चौथा है डिले इन लीफ एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब ये होता है कि एजिंग, यानी प्लांट्स कितनी जल्दी ओल्ड हो रहा है। एजिंग का क्या मतलब है, देखिए अगर हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होता है ना, तो हम यूरिन के जरिए या फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर प्लांट की बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होगा तो वो कैसे बॉडी से बाहर निकालेगा, क्योंकि ये भी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके बाद रिस्पायरेशन कर रहे हैं, इनकी बॉडी में भी तो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं ना। वो वेस्ट मटेरियल इस तरह निकलते हैं कि जो प्लांट्स के लीफ होते हैं ना, ये लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनके सेल्स की जो वैक्यूल्स होते हैं, उन वैक्यूल्स के अंदर अपना वेस्ट मटेरियल जमा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जब ये पूरे के पूरे पत्तों के वैक्यूल्स के अंदर ना सारा वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है, उसके बाद ये इस पत्तों का क्लोरोफिल लॉस कर देंगे। अब उसके बाद ये पत्ता आराम से नीचे गिर जाएगा। इसको हम कहते हैं लीफ एब्सेशन या लीफ एजिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स का क्लोरोफिल लॉस हो जाता है, उसका जो ग्रीन कलर होता है वो खत्म हो जाता है। स्पेसिफिकली ये काम सर्दियों में होता है और उसके बाद ना लीफ गिर जाता है। तो ये जो डिले इन लीफ एब्सेशन है, डिले इन लीफ एब्सेशन का मतलब क्या है कि ये प्लांट के अंदर ना उसकी ग्रोथ करवाते रहेंगे, जिसकी वजह से उसके सेल बढ़ते रहेंगे, सेल बढ़ेंगे तो वैक्यूल बढ़ेंगे, वैक्यूल बढ़ेंगे तो उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होता रहेगा और ज़्यादा देर तक वो प्लांट सर्वाइव करेगा, उसका जो लीव होंगे वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे। तो एब्सेशन कम होती रहेगी, कम होती रहेगी।
पांचवा रोल ये है कि ये पार्थेनोकार्पी और सेक्स ऑफ फ्लावर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्थेनोकार्पी का मतलब ये है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट एनी सीड और विदाउट फर्टिलाइजेशन पूरे के पूरे फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस है। अगर आपके पास सीड नहीं है और कोई भी उस फ्रूट का टिश्यू आपके पास मौजूद है तो आप उस फ्रूट के टिश्यू से प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके फ्रूट्स बनवा सकते हैं। हम सिंथेटिक ऑक्सीजन उसके अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से फ्रूट की डेवलपमेंट होती रहती है। और सेक्स ऑफ फ्लावर, सेक्स ऑफ फ्लावर का मतलब ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल का चक्कर आ जाता है, जैसे कोकम्बर के फ्लावर है। अब उसमें ये होता है कि फीमेल जो होती है ना वही सिर्फ फ्रूट डेवलप कर सकती है और मेल फ्रूट डेवलप नहीं कर सकता, तो उसमें भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सा मेल बनेगा कौन सा फीमेल बनेगा, और मेल बनेगा तो फ्रूट डेवलप करेगा या नहीं डेवलप करेगा, फीमेल बनेगा तो उनमें फ्रूट की डेवलपमेंट कैसे होगी, ये भी ऑक्सीजन का रोल है। लास्ट इसका यूज़ ये है कि इट इंक्रीजेज द इंटरनोडल डिस्टेंस। इंटरनोडल डिस्टेंस क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास दरख्त है कोई भी, ठीक हो गया, ये इसकी एक टहनी यूँ निकल रही है एक टहनी यूँ निकल रही है, तो अब ये जो टहनी है इस टहनी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम इंटरनोडल डिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि ये टहनी जहाँ से निकल रही होती है इसको हम नोड कहते हैं। तो अब एक नोड और दो नोड, दोनों नोडों के दरमियान डिस्टेंस को हम इंटरनोडल डिस्टेंस कहेंगे। अब ये जो इंटरनोडल डिस्टेंस है ना, एक टहनी ये है एक टहनी यहाँ से निकल रही है, तो अगर इन दोनों के दरमियान इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, दरख्त की लंबाई बढ़ जाएगी। यानी अब एक इंटरनोडल डिस्टेंस यहाँ तक चला गया और एक नोड यहाँ पे आ गई, तो इन दोनों के दरमियान इंटरनोडल डिस्टेंस है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ गई है दरख्त की। और हमें पहले से ही पता है कि जो इसका मेन काम होता है वो यही है कि ये प्राइमरी ग्रोथ बनाता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है नेचुरल ऑक्सीजन, एक होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन वो वाले ऑक्सीजन होते हैं जो प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर खुद तैयार करते हैं और उसके बाद उससे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है और फ्रूट की भी डेवलपमेंट होती है। सिंथेटिक ऑक्सीजन वो वाले ऑक्सीजन होते हैं जो हम लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार करते हैं, फिर उसके बाद अगर हमने टिश्यू कल्चरिंग करनी हो, आर्टिफिशियल रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट करनी हो, या हमने रूट इनिशिएशन करवानी हो ड्यूरिंग स्टेम ग्रोथ के दौरान, यानी अगर हम किसी दरख्त से लकड़ी तोड़ देते हैं और उसके बाद हमें उससे पूरा दरख्त बनवाना है, उसकी रूट्स बनवानी है, तो उसके लिए भी हम सिंथेटिक ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल ड्रग्स भी बहुत टाइप्स की होती हैं और सिंथेटिक ड्रग्स भी बहुत टाइप की होती हैं, उसमें से मैंने दो लिखी हुई है। पहला वाला नेचुरल ड्रग्स तो आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन ही होता है और ऑक्सीजन का दूसरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल किसको कहते हैं कि ये आपके पास एक बेंजीन रिंग हो और उसके साथ एक पायरोल जुड़ा हो तो हम इसको इंडोल कहते हैं। और इंडोल की तीसरी पोजीशन पे आपके पास CH2C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और दूसरा है 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। 4 को आप बंद कर दें तो आपके पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन गया कि आपके पास ये बेंजीन की रिंग थी, ये पायरोल थी और 3 पोजीशन पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड लगा हुआ था। तो अब आपके पास सिर्फ चौथी पोजीशन है, चौथी पोजीशन पे आप क्लोरीन लगा दो तो आपके बन जाएगा 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, क्योंकि पहली पोजीशन ये है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी ये वाली बनती है। तो ये थे हमारे पास नेचुरल ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं। पहला है नेफ्थाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड। नेफ्थाइल अगर दो बेंजीन की रिंग इकट्ठी जुड़ी हो ना तो हम उसको नेफ्थाइल कहते हैं। ऑक्सी अगर बेंजीन की रिंग के साथ कोई भी ऑक्सीजन जुड़ा हो तो हम इसको ऑक्सी कहते हैं। और एसिटिक एसिड यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड वाला लगा हुआ है, तो ये नेफ्थाइल हो गया, ऑक्सी ऑक्सीजन हो गया और एसिटिक एसिड साथ उसके जुड़ा हुआ है, तो ये नेफ्थाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड हो गया। अगला 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी का मतलब ये होता है कि एक बेंजीन की रिंग है और उसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास हो गया फिनॉक्सी। एसिटिक एसिड का मतलब ये है कि उसके साथ एसिटिक एसिड जोड़ दो, यानी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया। और 2,4 का मतलब ये है कि ये दूसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है, यहाँ पे 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक बना दो इसको। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ ऑक्सीजन्स थी जिसमें दो टाइप्स थी और हमने वो पढ़ लिया है आराम से। अब हम आते हैं कि ऑक्सीजन्स को बनाने का तरीका क्या है। ऑक्सीजन सिंथेसिस, ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार कैसे करवाते हैं। देखिए ऑक्सीजन के लिए ना उनके पास एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है। 95% जो प्लांट होते हैं ना वो ट्रिप्टोफैन से ही ऑक्सीजन तैयार करवाते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। अगर ट्रिप्टोफैन से ऑक्सीजन बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। और अगर ट्रिप्टोफैन से नहीं बन रहा तो उसे कहते हैं ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। सिर्फ 5% या 5% से कम प्लांट्स ऐसी होती हैं जो ट्रिप्टोफैन से ऑक्सीजन तैयार नहीं करवाती है, और इसका जो पाथवे है हमें वो पाथवे भी नहीं पता और जो मैकेनिज्म है वो भी हमें नहीं पता, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे पढ़ते हैं। ये ट्रिप्टोफैन से कैसे ऑक्सीजन तैयार होता है। ट्रिप्टोफैन ना एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी ये हमारी बॉडी तैयार नहीं करवा सकती। इसको तैयार करवाने के लिए एक पाथवे होता है जिसको कहते हैं स्कीमेटिक पाथवे। ये स्कीमेटिक पाथवे हमारी बॉडी के अंदर एब्सेंट होता है, इसीलिए ट्रिप्टोफैन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकता। हम जो बाहर से खाना खाते हैं उसी खाने के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है, लेकिन प्लांट अपनी बॉडी के अंदर ये ट्रिप्टोफैन बनवा सकती है। जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफैन बनता है ना तो ट्रिप्टोफैन की डी अमाइनेशन हो जाती है, यानी उसमें से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है। हमें पता है कि जो भी अमाइनो एसिड होता है उनके अंदर एक अल्फा कार्बन होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, एक C डबल बॉन्ड OH होता है, एक H लगा होता है और एक R ग्रुप होता है। तो पहले स्टेप में ये NH2 रिमूव हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डी अमाइनेशन। दूसरे स्टेप में ये जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। फिर उसके बाद जैसे ये दोनों ग्रुप रिमूव होंगे तो अब जो आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको हम कहेंगे इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड।
जैसे ही इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और बन जाता है इंडोल एसिटिक एसिड। गलती से ये एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ है, ये बन जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड। ये जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है यही बेसिकली आपके पास ऑक्सीजन होता है। जबकि ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे में हमारे पास इंडोल 3 ग्लिसरॉल फास्फेट होता है, वो इंडोल में कन्वर्ट होता है और वो इंडोल से इंडोल 3 एसिटिक एसिड डायरेक्ट बन जाता है। अब ये इंडोल में कैसे कन्वर्ट होता है इस साइंटिस्ट को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ एंजाइम इनके पास ऐसे होते हैं जिनसे इंडोल बन जाता है, वो एंजाइम भी हमें नहीं पता कि कौन से एंजाइम से इंडोल बनता है। फिर उसके बाद इंडोल से डायरेक्ट इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन जाता है, यानी इंडोल की तीसरी पोजीशन पे आके एसिटिक एसिड अटैच हो जाता है। हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आते हैं कि यार इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, यानी ट्रिप्टोफैन का क्या स्ट्रक्चर होता है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड का, और ये बनते कैसे हैं। अगर आपने यहाँ तक सीखनी है तो बस यहाँ तक वीडियो पास कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रक्चर भी आए तो बेशक स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। ऑक्सीजन के स्टेप के स्ट्रक्चर समझने के लिए ना आपको सिर्फ दो चीज़ों के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, एक इंडोल का पता होना चाहिए और एक पायरुविक एसिड का पता होना चाहिए। इंडोल का तो मैंने आपको बता दिया कि एक बेंजीन की आपने रिंग बनानी है, उसके साथ आपने एक पायरोल की रिंग जोड़ देनी है और उसके बाद आपने उसके साथ CH2C डबल बॉन्ड OH एक एसिडिक एसिड जोड़ देना है। एक आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक आपको ना पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर पता होती है। जो आपके पास एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ना CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर इनके दरमियान हम C डबल बॉन्ड O लगा दे तो हमारे पास पायरुविक एसिड बन जाता है। अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर आपको पता है ना तो आपको फ़ौरन अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी। पहला काम आपने क्या करना है, इन तीनों स्टेप्स के शुरू में ना इंडोल डाल दें आप। तो पहले हमारे पास है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपको पता है एक अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड के अंदर एक अल्फा कार्बन भी होगी, एक NH2 ग्रुप भी होगा, एक C डबल बॉन्ड OH भी होगा और साथ में एक हाइड्रोजन भी होगी। तो ये तो आपको पता लग गया। आपने सिंपल इंडोल डाला और इंडोल की तीसरी पोजीशन पे एक अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन NH2 ग्रुप डाला और C डबल बॉन्ड OH डाल दिया। अब हमने इससे बनाना है इंडोल 3 पायरुविक एसिड। इसके लिए जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं ट्रिप्टोफैन ट्रांसअमाइनेज। मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था कि ट्रांसअमाइनेशन होगी। ट्रांसअमाइनेशन का क्या मतलब है, इसका जो NH2 ग्रुप है ना ये रिमूव हो जाएगा। जब NH2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा ना तो इसकी जगह लग जाएगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप, क्योंकि पायरुविक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, हमने इंडोल 3 पायरुविक एसिड बनानी है। पायरुविक एसिड का ये वाला स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, CH आ गया C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारे पास इंडोल 3 पायरुविक एसिड बन गया। अब ये जो इंडोल 3 पायरुविक एसिड है ये आप इधर इसी तरह दोबारा लिखें। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये C डबल बॉन्ड OH रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह एसिटल्डिहाइड, बस सिंपल आप क्या करें, आपको एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता है ना, वो डाल दें CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो आपके पास ये इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे एसिटिक एसिड बनाना है तो CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पे उसी तरह एसिटल्डिहाइड डाल दें C डबल बॉन्ड OH। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ट्रिप्टोफैन था, ट्रिप्टोफैन ट्रांसअमाइनेज आया, उन्होंने NH2 रिमूव किया यानी ट्रांसअमाइनेशन की, उसकी जगह C डबल बॉन्ड O लगा दिया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ये C डबल बॉन्ड OH रिमूव हुआ। जब C डबल बॉन्ड OH रिमूव होता है यानी CO2 रिमूव हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, तो आपके पास ये इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बन गया। और इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड की फिर ऑक्सीजनेशन हुई, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा तो आपके पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन गया। ये हमारा ऑक्सीजन की सिंथेसिस से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।